हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉनकेव मिरर। पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, लेकिन रे डायग्राम्स उसको हम लोग नहीं समझे थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तीनों के रे डायग्राम से उसके इमेज के नेचर को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। और कहाँ फॉर्म होता है, किसी का साइज छोटा क्यों होता है, सेम साइज क्यों फॉर्म होता है, रियल और वर्चुअल क्यों होता है। एक्चुअल में यहां पर हमें समझ में आएगा रियल और वर्चुअल इमेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर में केवल एक रे डायग्राम है, वहां से ही हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी उम्मीद है सबको क्लियर हो चुका होगा। अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके रे डायग्राम पे, ठीक है। चलिए, तो प्लेन मिरर कैसे फॉर्म होता है, एक रेक्टेंगुलर थीन स्लैब लेते हैं, ठीक है ना, पतला सा स्लैब लेते हैं। वो उसके पीछे वाले पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग करते हैं, और आगे वाला जो सरफेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। और पीछे वाला होता है कोटेड सरफेस कह सकते हैं या फिर सिल्वर्ड सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक इमेज को रखते हैं, ठीक है। जब इमेज को हम रखते हैं तो क्या होता है कि इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, इस पे लाइट पड़ता है और ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो किसी भी एक पोर्शन से, यानी कि ऑब्जेक्ट के किसी भी एक पोर्शन से बहुत सारे लाइट रेज निकलते हैं, बहुत सारे लाइट रेज निकलते हैं, लेकिन वो सारा लाइट रे को ड्रॉ करना मुमकिन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे से कम हमें लाइट रेज की जरूरत है इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो 2 लाइट रेज है, ठीक है। कोई भी 2 लाइट रे लेंगे, वहां से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, 2 से ज्यादा की हमें जरूरत ही नहीं है, से हमारी बात। तो हम क्या करते हैं, 2 रे लेते हैं। तो इसी पॉइंट से एक रे ऐसे निकलता है और दूसरा रे ऐसे निकलता है, क्योंकि किसी एक पॉइंट से निकलता है लाइट रेज तो डाइवर्ज करता है, एक दूसरे से दूर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस मिरर पे कुछ ऐसे इंसिडेंट करेगा, ठीक है। तो ऐसे जब इंसिडेंट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात हमें दिख रहा है कि दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यानी कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम है, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, और यहां भी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वही होगा, ये कम एंगल ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। यहां से हमको साफ साफ मालूम चल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका अगर ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसका ज्यादा होगा। तो अब इससे होता क्या है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है एक दूसरे से दूर होने लगा, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर होने लगा। तो अब क्या होता है, क्या कभी भी ये आगे जाकर मीट कर सकता है, क्योंकि लाइट तभी बेंड करता है जब वो किसी सरफेस से टकराता है या फिर मीडियम को चेंज करता है, ठीक है ना। ऐसे तो वो बेंड कर नहीं सकता है, तो फिर क्या आगे जाके जब वो मिट करेगा ही नहीं तो इमेज फॉर्म भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअल रे है जो कि मिट नहीं कर रहा है। तब अगर कोई यहां से खड़ा होकर अगर देखता है, ठीक है, यहां से अगर कोई खड़ा होकर देखने का कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको ये दिखाई देगा कि ये जो रे है ना, कुछ यहां से आ रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ हम कुछ इसको ऐसे ट्रेस कर देंगे, ठीक। और यहां पर ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा, ये वर्चुअल इमेज, क्योंकि इमेज यहां पर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहां डाइवर्ज हो रहा है। तो हमें ये महसूस हो रहा है कि यहां कहीं इस पॉइंट से आ रहा होगा ये लाइट, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने वाला पाथ हमें महसूस नहीं होता, यानी कि जो देख रहा है यहां से उसको रिफ्लेक्ट होता हुआ पाथ नहीं दिखाई देगा, वो ये नहीं मालूम चलेगा कि ये कहां से रिफ्लेक्ट होके आया है, उसको कोई भी चीज केवल सीधा दिखाई देता है। इसलिए उसको ये महसूस होगा कि ये जो लाइट आ रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहां से आ रहा है, न कि यहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो इमेज है वो पीछे बनता है, और इसी तरह की इमेज को वर्चुअल कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज नहीं हो रहा है। क्योंकि बार बार जब वर्चुअल का डेफिनेशन दिया जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो इमेज फॉर्म होता है बिना एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज के होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल हमें दिखाई दे रहा है, उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा।
और ये सीधा भी फॉर्म होता है, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है ऊपर दिखाई देता है, नीचे वाला पोर्शन नीचे दिखाई देता है, नीचे वाले के साथ भी वैसे ही रे डायग्राम बनेगा। तो क्लियर हो गया। तो अब जितना जो ऑब्जेक्ट है इमेज मिरर से दूर होता है, उतना ही जो इमेज है वो भी मिरर से दूर होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टी को वापस से हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। बाकी सब चीज़ रे डायग्राम से कि बराबर दूरी पे इमेज फॉर्म होता है, सेम साइज का होता है, इरेक्ट होता है, यानी कि अगर हम पेन को ऐसे रखते हैं तो इमेज भी मेरा ऐसे ही बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट होता है। सही हमारी बात। तो यहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा और इसमें केवल एक ही रे डायग्राम है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कनकेव मिरर पे। अब आते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ चीज़ें मालूम होगा आप लोग को। ठीक है, स्फेरिकल मिरर फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर हम सब लोग को मालूम है कि दो तरह का होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका जो आउटर सरफेस यानी कि जो सरफेस बाहर की तरफ निकला है उसे हम लोग सिल्वरिंग करते हैं और कोटिंग करते हैं। ठीक है, और अंदर वाला जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और एक मिरर होता है जो कि जो बाहर की तरफ जो सरफेस निकला हुआ है, जो बाहर की तरफ सरफेस निकला हुआ है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और अंदर की तरफ जो सरफेस होता है वो क्या होता है, सिल्वर्ड सरफेस होता है। ठीक है ना, सिल्वर्ड सरफेस होता है और बाहर से रिफ्लेक्शन होता है। तो इससे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, जो भी अगर स्फेरिकल मिरर हमें मिलता है सबका क्या होता है, पोल होता है। ठीक है ना, पोल के बारे में सबको मालूम होगा। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो पिछला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये पोल होता है, और पोल और इसी जो मिरर है इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इसके द्वारा इमेज कैसा फॉर्म होता है उसका नेचर के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। लेकिन प्लेन मिरर के साथ हमको मालूम है कि डायरेक्ट जो है सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। तो लाइट जो है इंसिडेंट ऐसे किया तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हमको मालूम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइट कैसे पड़ेगा, तो किधर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ जो रेज है जिसके बारे में हम जानते हैं कि अगर वो लाइट यहाँ से पास करके मिरर पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर इधर ही जाता है, उसके बारे में हम कंफर्म है। उसके लिए हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमको कंपास प्रोटेक्टर लगा के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो सब रेज को ही यूज करके हम क्या करते हैं, रे डायग्राम कर पाते हैं। ठीक है, रे डायग्राम हम बना पाते हैं, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है और कैसा फॉर्म कर पा रहा है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक रेज के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूजफुल रेज कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, एक रे के बारे में बताएंगे तो उसको हम कनकेव और कन्वेक्स पे दोनों पे बता देंगे। ठीक है ना, यानी कि अगर कनकेव पे वो रे पड़ता है तो कैसे जाएगा और कन्वेक्स पे पड़ेगा तो कैसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव पे, पहला नंबर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर पे अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आता है, ठीक है, समझ रहे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहीं भी हो सकता है, नीचे भी ऊपर भी आ सकता है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो जहां से पास करेगा वो फोकस से ही होके पास करेगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जहां से पास करेगा वो फोकस होता है। एक्चुअल में फोकस का यही डेफिनेशन है कि अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है वही क्या होता है, फोकस होता है। यानी कि अगर हम रे को इस साइड से भी इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होगा तो वो फोकस से ही होके पास करेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज हमको ध्यान देने वाली बात है यहाँ से। एक चीज जैसे प्लेन मिरर में हम पढ़े थे, तो प्लेन मिरर में क्या हो रहा था कि जब लाइट पड़ रहा है तो वहां रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रहे एक दूसरे से दूर जा रहा है, यानी कि डाइवर्ज हो रहा है। लेकिन कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, जो इस पे लाइट पड़ रहा है तो उसका सरफेस कुछ ऐसा होने की वजह से, कर्व होने की वजह से लाइट को एक दूसरे की तरफ मोड़ दे रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये क्या है, एक्चुअल रे है, ये इमेजिनरी रे नहीं है। इमेजिनरी रे को हम लोग डॉट डॉट करके दिखाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पर
मीट कर रहा है, तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रे, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है, वहीं पर हमारा क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है। तो यहां पर इस केस में क्या इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम के बारे में। तो जब रे पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पर आएगा, फोकस पे आएगा, ठीक है। वहीं अगर हम कन्वेक्स मिरर के साथ देखते हैं, तो कन्वेक्स मिरर के साथ क्या होगा, तो ये हो गया पोल, ठीक है। इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं, ये फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस, ठीक है। और यहाँ कहीं हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे अगर लाइट इंसिडेंट करता है ऐसे कुछ, ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट करता है, तो अब ये रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट ऐसे होगा ताकि महसूस हो कि ये फोकस से आ रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन जो होगा ना, ये एकदम ये फोकस के लाइन में होगा। इस बात को समझना है कि ये डॉटेड लाइन केवल इसलिए दिखाया जा रहा है कि ऐसा मालूम हो कि फोकस से ये लाइट रे आ रहा है, ठीक है। यहां पर भी वही है, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा तो हमको महसूस हो कि ये फोकस से आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक कन्वेक्स मिरर में लाइट जब पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से ये दूर जाने लगा। इसलिए इस मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर, और इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर, क्योंकि इस पे जब लाइट रे पड़ता है तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं, इसको डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। समझ आ रही है ना। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल में कॉनकेव मिरर के जगह पर क्या लिख देगा, कन्वर्जेंट मिरर, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा मिरर है, ठीक है। तो इसको हम लोग यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर, ठीक है। इस पे जो रे पड़ता है उसको कन्वर्ज कर देता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट मिरर। तो एक काम करते हैं, इसी में हम एक और जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट है, इसको नोट कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को हम बताते हैं। दूसरा नंबर क्या है, देखिए एक बात, लाइट के प्रॉपर्टी अगर याद होगा ना तो सारा चीज याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लाइट का प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई लाइट यहां से गया और रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, ठीक है, तो अगर हम उसी पाथ पे जिससे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है उसी पाथ पे वापस से इधर से लाइट को अगर इंसिडेंट कराया जाए, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे जाएगा। अगर एंगल भी सेम है, सब कुछ सेम है, पाथ यानी कि जो रिफ्लेक्शन जिस पाथ पे हो रहा है और जितने एंगल पे हो रहा है उसी पाथ पे अगर लाइट को हम इधर से इंसिडेंट कराएं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा, ये पैरेलल होके जाएगा। तो दूसरा नंबर वाला यही है, ठीक है। तो इसी पर हम फिगर बना देते हैं। दूसरा नंबर में मेरा ये आता है कि अगर कोई लाइट रे, ठीक है, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जा रहा है, उसमें क्या था कि पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तब रिफ्लेक्ट होके फोकस से आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि फोकस से होके ही इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, पैरेलल बन के बाहर आएगा, ठीक है ना। तो फोकस से ऐसे गया और मिरर पे पड़ा और ये पैरेलल बन के इधर की तरफ आ गया। वैसे ही कन्वेक्स के साथ भी होगा, ठीक है। ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ध्यान से देखें। तो अब यहां पे एक सोचने वाली बात है कि लाइट तो इंसिडेंट इधर से हो रहा है ना, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो फिर फोकस से होते हुए हम इस पे कैसे पास करा सकते हैं, ये सवाल आता है। लेकिन अब हमको क्या कराना होगा कि लाइट को हमको ऐसे इंसिडेंट कराना होगा कि अगर ये मिरर ना होता तो फोकस से होते हुए पास करता, ठीक है ना। यानी कि हमको लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराना है कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये फोकस से होते हुए पास करता। तो इमेजिनरी लाइन केवल ये दिखाना चाहता है कि अगर यहाँ मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसे पास करता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मिरर है, अब मिरर से जब ये टकराएगा तो ये क्या होगा, पैरेलल बन के रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से ये पैरेलल बन के रिफ्लेक्ट होगा। इधर से भी लाइट रे हमारा कुछ ऐसे पड़ेगा, जिसको कि अगर हम आगे की तरफ ट्रेस करें तो यहाँ तक जाएगा। ये ऐसे इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या होगा, पैरेलल बन के निकलेगा,
ठीक है। तो ये सब रेज हम जानते रहेंगे तो क्या करेगा, इमेज डायग्राम में हमको करने में मदद होगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, दो के बारे में मालूम चल गया कि अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगा, अगर फोकस से होकर जाएगा तो पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। अब थर्ड नंबर के रेज को समझते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का कौन सा एक रे होगा जो हमको मदद करेगा डायग्राम को बनाने में। ठीक है, तो हम थर्ड नंबर को देखते हैं। यहाँ हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करता है, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे इंसिडेंट कराया जाएगा तो क्या होगा, वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मिरर पे जा रहा है ना, तो एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, रेडियस की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, रेडियस की तरह काम कर रहा है। और रेडियस की तरह जब काम करेगा तो इस पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ जो इंसिडेंस है इस पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो रेडियस है टेंजेंट, ये जो टेंजेंट जो ड्रॉ हो रहा है इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0। इसलिए जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिस पाथ पे जाएगा वापस से रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या होता है, यानी कि अगर कोई रे ऐसे आ रहा है, ठीक है, कोई रे ऐसे आ रहा है कि वो इसको अगर हम लोग आगे की तरफ प्रोड्यूस करें, आगे की तरफ प्रोड्यूस करें अगर हम, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करें। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर वो रेडियस, यानी कि ऐसा लाइन जो इसके सेंटर से होकर अगर पास करेगा तो यानी कि ये रेडियस की तरह होगा। और यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस सर्कल के लिए, ठीक है, तो उस पर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर हो गया तो इस पर जब लाइट रे पड़ेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल पे हो जाएगा, यानी कि उसी पाथ पे हो जाएगा। समझ में आ रही बात को ना, तो यानी कि इस ऐसे रे पड़ेगा और रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे वापस से चला जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों को साथ साथ इसलिए लेके चल रहे हैं कि जब हम लोग रे डायग्राम करेंगे तो उस वक्त हमको बारी बारी फिर दोनों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या है कि कोई अगर कनकेव मिरर है, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ये पोल है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें कहता है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे गिरेगा, ठीक है, यानी कि इंसिडेंस होता है एकदम पोल पे, तो यहाँ पर जितना एंगल बनाएगा, यानी कि थीटा एंगल जितना यहाँ बनेगा उतने ही एंगल पे इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। ये सबसे ईजी है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो पोल है ना, खुद इस पॉइंट पे, सॉरी पोल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इस पोल जो ये पॉइंट है वहां पर क्या है, ये एक तरह से नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल हो गया तो इसके साथ ही तो एंगल हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मेजर करेंगे तो ये जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है। अगर यहाँ से 30 डिग्री पे, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे गिरता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से इधर की तरफ 30 डिग्री बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस जो है किसकी तरह काम कर रहा है, नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग कन्वेक्स वाले में देख लेते हैं। कन्वेक्स में क्या है कि ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे लाइट रे इंसिडेंट होगा और यहाँ से जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगा उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रे पढ़ लिए और ये 4 रे में ही हमारा क्या होगा, सारा रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कनकेव मिरर से। ठीक है, कनकेव मिरर के बाद हम लोग करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इमेज formed by concave mirror। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इसको ऑर्डर में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका क्वेश्चन इतना घुमा घुमा के कहीं से भी पूछता है। ठीक है, तो कंसेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला हम लोग रे डायग्राम जो बनाएंगे तो यानी कि उसमें क्या रहेगा, एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के द्वारा ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं।
और ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से जो रे आता है वो कैसा आता है, पैरेलल आता है, ठीक है। हम लोग पहले भी पढ़े थे, जो सन से रे आता है, जो स्टार से रे आता है, वो पैरेलल आता है। अब क्यों आता है इसको हम डिटेल में डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, हम मान के चलेंगे कि वो जो रे आएगा वहां से वो कैसे आएगा, पैरेलल आएगा, ठीक है। जब पैरेलल रे क्या होगा, जब इंसिडेंट करेगा तो ये फोकस से होके पास करेगा, ठीक है ना। तो फोकस से होके यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होके पास करेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, फोकस पे फॉर्म होता है। और एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, एक जगह मीट कर रहा है ना, तो इसका मतलब जो इमेज यहाँ फॉर्म होगा वो कैसा होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं हम लोग, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सबसे पहला हम लिखेंगे पॉइंट साइज्ड, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे रियल, ठीक है। और यहाँ कहीं कहीं इन्वर्टेड लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो इमेज है पॉइंट साइज बन रहा है तो वो इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या ही हम कहेंगे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी इमेज रियल बनता है वो इन्वर्टेड ही होता है, इसलिए कहीं कहीं इन्वर्टेड लिख देता है। लेकिन जो पॉइंट साइज होगा उसके लिए इन्वर्टेड लिखना सही नहीं है, ठीक है ना। तो नेचर कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा और रियल होगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ गया। इन्फिनिटी से आगे बढ़ गया का मतलब हुआ कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम सबको एक ही कंडीशन मान के चलते हैं, क्योंकि उसका नेचर सेम होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होगा, सेकेंड नंबर पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, या फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी से और आगे, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो बियॉन्ड सी का मतलब होता है जो सी से और आगे, ठीक है, दूर। तो या फिर उसको हम बियॉन्ड सी लिखेंगे, या फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ बना देंगे, यहाँ कहीं बना देंगे, ठीक। तो अब इसका इमेज फॉर्म करने के लिए इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो रे यूज करेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो कौन सा रे यूज कर सकते हैं, पहला लेते हैं कि इसके यहाँ से एक लाइट रे जाता है जो कि पैरेलल जाता है। तो जो पैरेलल जा रहा है, ठीक है, एक रे इंसिडेंट हम खुद से करा रहे हैं, तो हमको मालूम है ना कि फोकस से होकर आएगा, ठीक है। ये काम मेरे लिए आसान हो गया। और हम क्या करते हैं, अब दूसरा रे कौन सा चूज करें। अब मेरे पास कई सारा ऑप्शन है, यहाँ पर तीनों और चारों सारा ऑप्शन है मेरे पास। हम दूसरा रे ऐसे चूज कर सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करे और रिफ्लेक्ट होकर फिर यहीं पे आ जाए। तो यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का, तो यहाँ पर रियल इमेज बन जाएगा, ठीक है। या फिर हम ले सकते हैं कि एक इंसिडेंट रे फोकस से होके जा रहा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से ये पैरेलल होके निकलेगा। तो फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, मिट कर रहा है ना, दो रिफ्लेक्टेड रे मिट कर रहा है, तो यहाँ पर फिर इमेज फॉर्म हो जाएगा। या फिर हम ले सकते हैं कि यहाँ से ये रे आएगा इस पे, और जितने एंगल पे यहाँ बनेगा उतने ही एंगल पे ये इधर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको अभी अच्छा लग रहा है कि हम इसको फोकस से होके पास कराएं और यहाँ से ये पैरेलल होके इधर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है ना, इधर की तरफ पैरेलल होके निकल जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया, और ये रे ऐसे गया रिफ्लेक्ट हो, दोनों जहाँ पर मीट करेगा वहीं पर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है ना, वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो इसका टिप ऊपर है, यानी कि जो हेड है ऊपर है, लेकिन उसका जो हेड है यहाँ पर इमेज फॉर्म होते वक्त नीचे आ जा रहा है, इसलिए जो इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है वो इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, यानी कि नेचर ऑफ इमेज का मतलब है कि इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और दूसरा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। ये दो चीज को तो हमेशा साथ में ही याद रखना, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, ठीक है ना। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए
एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक ये C से इधर है तब तक इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो छोटा ही होगा। वो बात अलग है कि धीरे धीरे, जैसे क्या था इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज बहुत छोटा था और फोकस पे बनता था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा वैसे वैसे इमेज इधर की तरफ आएगा, इमेज इधर की तरफ बढ़ेगा और ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा, और जैसे जैसे इमेज इधर की तरफ बढ़ेगा उसका साइज बड़ा होगा, लेकिन जब तक वो C से पीछे है यानी कि C और F के बीच में इमेज है तब तक ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं हो सकता है। इमेज यहाँ के मुकाबले जब आगे बढ़ेगा तो बड़ा होगा लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर एकदम याद रखना जरूरी है। पहले हम कहाँ थे, इन्फिनिटी थे, इन्फिनिटी और C के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दें तो इमेज का नेचर यही होता है, इसलिए हम उसको एक कैटेगरी में केवल रखते हैं, ठीक है ना। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। तो रे डायग्राम समझ में आ रही है ना। अगर हम चाहें तो एक और हम रे इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, केवल ऐसे ही समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे को ले आते हैं कम एंगल पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है तीसरा वाला ड्रॉ करने के लिए, कोई दो ही ड्रॉ करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक रे ले जाते हैं, इतने कम एंगल पे जा रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। समझ रही है ना। हम 3 रे भी यूज़ कर दिए, तीनों रे उसी जगह पर जाके हो रहा है। हम बताए थे कि एक जगह से रिफ्लेक्ट होकर बहुत सारे रेज निकलते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम हम 2 ही रे को यूज़ करते हैं। यहाँ पर 3 यूज़ किए, चाहे तो एक और यूज़ कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से ऐसे जाएगा और ये यहीं से होके पास होके फिर रिफ्लेक्ट होके यहीं पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 4 रे आ गया, ठीक है। कहीं कहीं क्या होगा, कुछ रे को हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। कब नहीं यूज़ कर पाएंगे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, ठीक है, तो अब उससे जो रे निकलेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कैसे पास कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर पे, यानी कि इमेज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ध्यान देना है, इमेज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी कि पहले था इन्फिनिटी पे, ठीक है, अब आया इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, अब आएगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ये पोल पे हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एट C, ऑब्जेक्ट एट C, ठीक है, यानी कि एकदम C पे आ गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे केस में क्या होगा, वही जो रे नोन है पहले से उसी रे को ही यूज़ करना है। तो एक लेंगे हम पैरेलल, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ भी हम एक रे ले सकते हैं जो फोकस से होके जाएगा और ये फिर पैरेलल होके आएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे आया और यहाँ से ये ऐसे जाएगा। ये सारा ये क्या है, रफ डायग्राम है, ठीक है, रफ डायग्राम है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है। हाँ, यहाँ से जो रे होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे कुछ पैरेलल आएगा, ठीक है। हम लोग ये जो डायग्राम बना रहे हैं पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इमेज कैसा फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ आके इंटरसेक्ट किया, यानी कि ये इंसिडेंट रहे, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, यहाँ से इंसिडेंट ऐसे जा रहा है और रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहीं पर इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ये 3rd नंबर है, ये 3rd नंबर है, ठीक है, 2 हो चुका है, ये तीसरा है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से फिर ऑर्डर पे हम लोग चलते हैं। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ था, फोकस पे। फोकस, अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे बढ़ाने लगे वैसे वैसे इमेज जो है फोकस से आगे बढ़ने लगा और थोड़ा थोड़ा इमेज का साइज बड़ा होने लगा, ठीक है। लेकिन बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट से बड़ा हो रहा, अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। कब तक छोटा रहेगा, जब तक वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है और ऑब्जेक्ट भी आगे बढ़ता जा रहा और एक समय आएगा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगा और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगा। उस वक्त साइज भी सेम होगा और पोजीशन भी सेम होगा, लेकिन इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है ना। तो इसका नेचर हम क्या लिखेंगे, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑर्डर याद रहे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑर्डर याद रहेगा कि कैसे ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज किधर की तरफ चलता है और कहाँ पे पहुँचता है तो इमेज का साइज सेम होता है, ठीक है। जब अगर हमको ये मालूम चला कि ऑब्जेक्ट इधर से चलते चलते आया और यहाँ पर पहुँच के इमेज का साइज सेम हुआ, इसका मतलब उससे पहले क्या था,
छोटा था, और फोकस पे सबसे छोटा यानी कि एकदम पॉइंट साइज। ठीक है, अब क्या होता है कि यही अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, अब इमेज अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे आने लगेगा, अब जाके जो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट से भी बड़ा होने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ फिगर पे। फोर्थ नंबर में क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बात हो गया, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, सी एंड एफ के बीच में हम कहीं भी रखेंगे तो इमेज का नेचर हमेशा वही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं हम यहां बना देते हैं, सी और एफ के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो नेचर वही रहेगा। ठीक है, तो हम कौन कौन से रे को यूज़ कर सकते हैं, पहला रे यूज़ करते हैं ये, और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ज़्यादातर केस में ये जो पैरेलल वाला है हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक रे ले लेते हैं कुछ हम यहाँ से। ठीक है, जितने एंगल पे ये गिरा उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ तो कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो इमेज हमारा यहाँ बन गया। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, इमेज का जो मूव करने का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और दोनों का जगह कब एक जगह पर मिलता है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ता है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी तक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले इमेज का साइज छोटा रहता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचा तो सेम साइज हुआ। अब जो ही उसके आगे पहुंचेगा इधर की तरफ, जब इमेज आएगा तो इमेज का साइज अब बड़ा होने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ नेचर क्या लिखेंगे हम इस वाले केस में, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज जो होगा वो क्या होगा, इमेज का लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ अभी भी क्या बन रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है और रियल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ये हम ऑर्डर क्यों बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि इमेज, रियल इमेज कहाँ से कहाँ के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ के बीच में रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा, कहाँ रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है ना, तो ये सारा चीज़ एकदम दिमाग में फिक्स होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट है आगे बढ़ते 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 हम लोग फोकस पे ला दिए। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर को याद रखना है। हम इन्फिनिटिव थे, इन्फिनिटी से आगे बढ़े तो सी और एफ के बीच में आए, फिर सी पे आए, सी से आगे बढ़े तो सी और एफ के बीच में आए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या आएंगे एफ पे, फिर उसके बाद एफ और पी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट मेरा होगा वो कहाँ होगा, एकदम फोकस पे होगा। ठीक है, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो एक रे हम ले लेते हैं पैरेलल, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा फोकस से होके। ठीक है, और दूसरा रे कौन सा ले ले हम, ये दूसरा रे हम ये ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ से एक रे लेंगे जो कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, ये जो सरफेस है उस पर क्या हो, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके वापस आएगा। ठीक है ना, तो हम ऐसा कुछ रे ले लेते हैं, यहाँ से रे ऐसे गया। ठीक है, ये ऐसे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होके वापस से उसी पाथ पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा। तो ये एक्चुअल में हमको यहाँ एक बात को ध्यान रखना है कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे आ रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे आ रहा है वो पैरेलल चला जाता है, और जब पैरेलल जाएगा तो पैरेलल जाने के बाद वो तो कहीं मीट भी नहीं कर रहा है, नहीं वो डाइवर्ज कर। अगर डाइवर्ज करता तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन जाता, डाइवर्ज करता तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनता है, नहीं वो डाइवर्ज कर रहा है, नहीं वो कन्वर्ज कर, यानी कि दोनों एकदम पैरेलल जा रहा है, तो वो मीट करेगा ही नहीं। तो हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, ऐसे ही कह देते कि इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। सही हमारी बात। तो जब इन्फिनिटी पे मीट करेगा तो हम एक बात को गौर किए कि जितना दूर ये रिफ्लेक्टेड रे जितना दूर जाके इंटरसेक्ट करता था, इमेज उतना ही बड़ा बनता था। अभी तक तो हम ये देखे ना, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम सी से आगे बढ़ाएं, सी से और एफ के बीच में रखें तो इंटरसेक्शन दूर आके होता है।
ठीक है, जब दूर आके होता है तो इमेज का साइज बड़ा होता है। तो अब इसके बारे में अगर सोचें कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, ये इन्फिनिटी पे जाकर अगर इंटरसेक्ट, कहा जाए कि अगर इन्फिनिटी पे जाकर इंटरसेक्ट करता है तो इमेज का साइज बहुत बहुत यानी कि इन्फाइनाइटली लार्ज होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ नेचर लिखते हैं, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन्फाइनाइटली लार्ज, इन्फाइनाइटली लार्ज। ठीक है, ये भी रियल होगा एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्फाइनाइटली लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब क्या बस बाकी रह गया है, फोकस और पोल के बीच में। पोल पे ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते हैं। ठीक है, मेरा लास्ट वाला जो है पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। देखिए, एक बात को याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के नज़दीक जाता है तो ऑब्जेक्ट से जो रे इंसिडेंट होता है मिरर पे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से जो रे इंसिडेंट होता है मिरर पे, उसका एंगल बढ़ता चला जाता है, एंगल बढ़ता चला जाता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो जो इस पे लाइट इंसिडेंट होगा वो कम एंगल पे होगा। जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो लाइट जो इस पे पड़ रहा था वो कैसे पड़ रहा था, पैरेलल पड़ रहा था। और पैरेलल अगर लाइट जो होगा इसका मतलब क्या है कि उन दोनों लाइट रे के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, पैरेलल का मतलब। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम आगे लाने लगे वैसे वैसे एंगल कम बनने लगा, यानी कि बढ़ने लगा, 0 से थोड़ा सा बढ़ने लगा। ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाएंगे, एंगल जो दो इंसिडेंट रे ऐसे पड़ रहा था, ठीक है ना, वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत नज़दीक ला देते हैं, यानी कि हम ला देते हैं फोकस और पोल के बीच में, ठीक है ना, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम ला देते हैं तो अब क्या होता है कि यहाँ से जो रे इस पे पड़ता है वो ज़्यादा एंगल पे पड़ने लगता है। और ये जो मिरर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये लाइट को क्या करता है, जो उस पे मिरर पे पड़ता है उसको कन्वर्ज कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो उसका भी एक लिमिट है कि इतने एंगल पे पड़ेगा तो उसको क्या कर कन्वर्ज करेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है तो इससे जो निकलने वाला रे है जो इस पर इंसिडेंट होता है वो इतना ज़्यादा एंगल पे पड़ता है कि ये कन्वर्जेंट जो मिरर है वो भी कन्वर्ज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होने लगता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो एक रे हम लेते हैं यहाँ से पैरेलल जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से फोकस से निकल जाएगा, और दूसरा रे हम यहाँ से ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, पोल पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये कुछ ऐसे निकल जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, यानी कि एक रे को हम लिए ऐसे पैरेलल तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से, और दूसरे को हम पोल पे ले गए। जब पोल पे ले गए, ध्यान से देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा बन रहा है तो उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब ये जैसे जैसे रे दूर जा रहा है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक दूसरे से दूर होता चला जा रहा है। ठीक है ना, जब दूर होता चला जाएगा तो ये वाला कौन सा कंडीशन आ जाएगा जो हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े थे। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, हम इसको पीछे की तरफ ट्रेस कर देंगे, और जहाँ पर ये मीट होता हुआ महसूस होगा हमको, हम जो हमारा इमेज का पोजीशन है वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल फॉर्म होगा, और यहाँ पर इरेक्ट भी बन रहा है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा लिखेंगे इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, जब जब इमेज इरेक्ट होता है तब तब वर्चुअल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा 6 रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का, और कन्वेक्स में केवल 2 है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसके द्वारा हम लोग देखते हैं क्या होता है
ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात ये है कि ऑब्जेक्ट जो है ना इस साइड प्लेस किया जाता है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सारा इस साइड हो जा रहा है, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है या तो इन्फिनिटी पे होगा, नहीं तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, दो ही इसके पास ऑप्शन है, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पैरेलल रे आएगा, और इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे तो कैसा रे आएगा, डाइवर्जिंग रे आएगा, ठीक है ना, जो कि इस पे इंसिडेंट होगा। तो हम लोग सबसे पहला वाला जो पढ़ेंगे वो क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब इस पे क्या होता है कि अगर रे इस पे इंसिडेंट होता है पैरेलल, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना, यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि हमें मालूम चलेगा कि वो फोकस से आ रहा है। यहाँ भी वही होगा, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा ताकि हमें मालूम चलेगा कि ये लाइट फोकस से होके आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर इस फोकस पे लाइट एक्चुअल में पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, तो फिर यहाँ पर इमेज रियल कैसे हो सकता है, यानी कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे हो ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और इसका भी साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पॉइंट साइज्ड एंड वर्चुअल, ठीक है ना, पॉइंट साइज्ड होगा और वर्चुअल होगा। अब जो दूसरा केस होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, क्योंकि उसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर लें उसका नेचर चेंज ही नहीं होता है, इसलिए उसका हम लोग अलग कैटेगरी लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। चलिए तो सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर हम कहीं यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो एक रे हम लेंगे वही यूज़ करेंगे, क्या, पैरेलल। जब पैरेलल लेंगे तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगा कि हमको मालूम चलेगा कि ये फोकस से आ रहा है। और दूसरा रे कौन सा ले लें, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ले लेते हैं। परपेंडिकुलर लेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ महसूस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से रे जाएगा ऐसे, तो हमको क्या ये लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, ठीक है। तो अगर रे ऐसे जाएगा तो रिफ्लेक्ट भी क्या हो जाएगा, इसी पाथ पे वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो वर्चुअली कहाँ पर इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है, इस जगह पर इंटरसेक्ट होता है, ठीक है ना। और ये वर्चुअल इमेज बनेगा, इसको डॉटेड कर देते हैं, ठीक है, इसको डॉटेड कर देते हैं। यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। और वर्चुअल इमेज कैसा है, इरेक्ट है, जैसे ये है वैसे ये है, भले ही ये छोटा इमेज है लेकिन इरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ नेचर ऑफ इमेज में हम क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। अब ये जो नेचर है ना, जो सारा हम लोग पढ़ लिया, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर तो शुरू में हम लोग पढ़ ही लिए, ठीक है। अब क्या है ना कि इसके इमेज कैसा इमेज फॉर्म करता है उसके हिसाब से इसका अपना अपना यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं हमको इस मिरर को ऐसा यूज़ करना है ताकि इमेज हमको बड़ा दिखे, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था, बड़ा बड़ा कनकेव मिरर के फॉर्म में, ठीक है ना। इमेज जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से आगे लेकर आ रहे थे तो इमेज, रियल इमेज क्या होने लगा था, बड़ा होने लगा था। और एक और कंडीशन जो था, जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम रख रहे थे कॉनकेव मिरर में, तो इमेज वर्चुअल भी बन रहा था और जो इरेक्ट भी बन रहा था। तो वो वाला जो कंडीशन होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमको जो इमेज है वो इरेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। और जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होता है उससे बड़ा दिखाई देता है, इसकी वजह से हमको देखने में आसानी होता है। जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है, कैविटी को देखने के लिए, तो कैविटी छोटा होता है लेकिन उसका इमेज क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे जगह पर हम कॉनकेव मिरर के यूज़ करते हैं जहाँ पर हम इमेज को बड़ा देखना चाहते हैं या फिर हम इमेज को रियल इमेज फॉर्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कौन सा मिरर फॉर्म यूज़ होगा, हमारा कॉनकेव मिरर यूज़ होगा, ठीक है।
तो तीनों मिरर में यानी कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तीनों में से केवल एक ही ऐसा मिरर है जो कि हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर, वही केवल रियल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज तीनों फॉर्म करता है। जो कॉनकेव मिरर है वो भी लास्ट वाले फॉर्म में, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे तो वहां पर भी क्या हो रहा था, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा था। यानी कि कॉनकेव मिरर हर तरह के इमेज को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कन्वेक्स मिरर है, अब बोलेगा कि ऑब्जेक्ट जो बन रहा है क्या छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो इस मिरर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जो व्हीकल का रेयर व्यू मिरर होता है ना, उसकी जगह पर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इमेज जब छोटा छोटा बनेगा तो छोटे से मिरर में भी हमको बड़ा वाइड व्यू हमको मिलता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से रेयर व्यू मिरर जो व्हीकल का होता है उसमें हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ हम पूरे डिटेल में एक एक चीज़ बता दिए हैं, इसको ऑर्डर में जरूर याद करें। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा अगर देखने की जरूरत पड़े तो उसको भी आप देख के फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं रे डायग्राम। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।